बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकी में अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। आज का प्रोग्राम भी मेरा जो है वो माहौलियाती मसाइल के ऊपर है कि आपको अभी पता होगा कि इस वक्त जो माहौलियात की इस मुल्क में सूरत हाल है। और अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगा जमात इस्लामी को और ख़ास तौर से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को कि जिन्होंने बड़ा कामयाब धरना ऑर्गेनाइज़ किया और उसके कुछ नताइज भी बहरहाल हासिल हुए हैं। और उसके समरात हमें उम्मीद है कि आवाम तक भी मुंतकिल होंगे कि आवाम को कुछ बिजली के मामले में, बिजली के बिलों में और उसके टैरिफ में कुछ रिलीफ मिलेगा और कम होगा। और शायद इन आईपीपीज़ का फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जाए, क्योंकि मेरे पिछले प्रोग्राम में जो साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम सुहेल वजात अली साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 1 महीने में ऑडिट, इनका फॉरेंसिक ऑडिट हो सकता है और हुकूमत को चाहिए कि उसको ऑडिट करे और अवाम को रिलीफ दे, क्योंकि इनकी जो बिलिंग्स हुई है वो सारी की सारी कैपेसिटी चार्जेस की मद में फेक हुई है। आपको बताना चलूँ कि जनाब सस्ती तरीन बिजली जो है वो हम हाइडल पावर से बनाते हैं और हमारे मुल्क में हाइडल पावर से बिजली बनाने के बजाय इन खुद मुख्तार बिजली बनाने वाले इदारों को हुकूमत ने ऑथराइज़ कर दिया कि वो बिजली बनाएं। और ये लोग बिजली भी जो बनाते हैं वो महंगी बनाते हैं, और न सिर्फ महंगी बल्कि ये तेल से यानी फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं, जिसके माहौलियात पर मुज़िर असरात होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैसेस खारिज होती हैं जो हमारी माहौलियात पर बुरे असरात मुरतब करती हैं। और आप अगर देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो है तब्दीली का लोग नारा लगा था कि तब्दीली ना इस मुल्क में आई है ना तब्दीली आ सकती है, कि अभी तक हमारे जो ज़राए, हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारी ज़िंदगी है वही पहले जैसी चल रही है। अभी भी पेट्रोल इंजन हैं। आपको बताना चलूँ कि हमारी जो मोटरसाइकिल्स हैं उनका भी अभी तक पेट्रोल इंजन ही, और इलेक्ट्रिक के ऊपर हमारी हुकूमत भी शिफ्ट करना नहीं चाहती है, क्योंकि 40% जो इस वक्त माहौलियाती आलूगी का जो सबब है वो ये पेट्रोल बाइक्स के इंजन हैं पाकिस्तान में। मैंने स्टेट बैंक गवर्नर से भी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी हुई है उसमें इस बात का गुजारिश की है उनसे कि भाई किसी तरह से इस माहौलियाती आलूगी को कम करने के लिए कोई ग्रीन इनिशिएटिव वगैरह वो इंट्रोड्यूस करें और बैंक्स जो हैं वो इजी फाइनेंसिंग करें, कि ताकि लोग जो है ई बाइक्स को लें और पेट्रोल बाइक की तरफ को छोड़ के इस तरफ मुंतकिल हों। और ई कल्चर यानी ई इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं, ई कार्स हैं, ये हमारे मुल्क में आनी चाहिए, जो इस वक्त इस मुल्क की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चलूँ कि आज का जो प्रोग्राम जो हम माहौलियाती आलूगी और इसके मुज़िर असरात और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करेंगे कि मौसमियाती तब्दीलियों से जो मौसमियाती आफात इस मुल्क पर आती हैं तो उसकी जो सोशल कॉस्ट जो इस मुल्क को बियर करनी पड़ती है वो तकरीबन $4 बिलियन है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी कीमत हम अदा कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो बड़े ममालिक हैं वो जस्टिस भी करें, क्लाइमेट जस्टिस भी करें, कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है लेकिन जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनकी वजह से हमको सफ़र करना पड़ रहा है। तो खैर बहरहाल मैं अपने इस प्रोग्राम के हमारे जो 3 गेस्ट हैं उनका तारुफ आप लोगों से कराता चलूँ जो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और नहायत मुल्तमिस हूँ अपनी तीनों गेस्ट का जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आएँ, और सबसे ज़्यादा तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब बैरिस्टर सैफुद्दीन साहब का, जो बहुत ही मसरूफ़ थे लेकिन बहरहाल मेरी गुजारिश पर वो आ गए हैं और हमें आगाह करेंगे जो मौजूदा केएमसी की सूरत हाल है। तो हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो है अरसलान सिद्दीकी साहब। हम सब सहाफ़ी जो है बात तो करते हैं माहौलियाती आलूदगी और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मौसमियाती तब्दीलियों पे, लेकिन हमने अमली काम नहीं किया। लेकिन ये वो शख्स है जिसने इस पर अमली काम किया और अर्बन फॉरेस्ट बनाए। हमारे दूसरे गेस्ट सैफुद्दीन साहब, जिनका मैं पहली तारुफ करा चुका हूँ, जो कि सिटी काउंसिल के लीडर ऑफ द अपोजिशन है। इसके अलावा जमात इस्लामी कराची के नाइब अमीर भी हैं। हमारे तीसरे गेस्ट जो हैं वो खलील अहमद साहब हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल है सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से इनका ताल्लुक है, और बहुत सारे जो है मामलात जो हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं वो पेचीदा किस्म के, वो ये देख रहे हैं। तो एक दफ़ा आप तीनों गेस्ट का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा सैफुद्दीन साहब कि इस वक्त केएमसी की सूरत हाल क्या है, और केएमसी का महकमा जो है बहुत निहायत अहम है इस माहौलियाती आलूदगी को कम करने में। सॉलिड आप देखें तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी हैं उनके, लेकिन हमें कुछ ग्राउंड रिलेटिव मतलब कुछ काम नज़र नहीं आ रहा होता। तो इस बारे में थोड़ी सी हमें बता दें हमारे व्यूवर्स को कि जनाब सूरत हाल क्या इस वक्त केएमसी की चल रही है। आपसे ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल कराची की इससे अंदाज़ा कर लें कि सिंध हुकूमत किस तरह चल रही है। सिंध हुकूमत जिस तरह चल रही है वो ये है कि पूरा निज़ाम उन्होंने ठेके पे दिया हुआ है, हर इदारा ठेके पर है, और जो सिस्टम हम कहते हैं ना
उस सिस्टम के तहत सारे इदारे चल रहे हैं, और सिस्टम में कोई प्राइवेट लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ रिटायर्ड लोग हैं और कुछ अंदर के लोग हैं हर इदारे में, जो जिनका काम ये है कि गलत काम, नाजायज़ काम करवा कर पैसे जमा करो और उसको बांटो और ऊपर पहुंचाओ। केएमसी बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के कब्ज़े में आ गई, करवाई गई बाकायदा, और हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ज़ाहिर है कि कैंडिडेट थे जमात इस्लामी के, और अक्सरियत होने के बावजूद जो मेंबरान थे उनको नहीं अंदर आने दिया गया, और वो मुर्तज़ा वहाब साहब आ गए, चलिए आ गए, कोई बात नहीं। अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई भयानक ये है कि केएमसी का जो मेयर है, जिसके लिए हमने जद्दोजहद की थी कि केएमसी के मेयर को वाटर बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए, इसी तरह हमने जद्दोजहद की थी और एक्ट में तरमीम के लिए हमने 29 दिन धरना दिया था सिंध असम्बली के सामने, सर्दियों के अंदर, शदीद सर्दियाँ थी गुज़िश्ता साल जब धरना हमने दिया था, तो उसमें ये सारी चीज़ें थी कि इस एक्ट को ठीक किया जाए, अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात दिए जाएँ, बल्दियात को इख्तियारात दिए जाएँ, कराची के मसाइल हल किए जाएँ। चुनांचे उसमें ये मुतालबात भी शामिल थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त देखिए कि वाटर बोर्ड, जिसकी जिम्मेदारी है कि एक तो पानी लोगों को पहुँचाए, पीने का पानी, और दूसरा सीवरेज के सिस्टम को सारा का सारा संभाले, इस वक्त पूरी कराची में मैं दावे से कहता हूँ कि कोई आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो साफ़ पानी पी रहा हो। नीचे अगर आप लाइनों का हाल किसी भी जगह खुदाई कर लें, पानी की लाइनों का हाल आप देख लें, उसके साथ साथ गटर की लाइन चल रही हैं, बादी लाइनें पानी की गटर की लाइनों में से गुजर रही हैं, और कहीं ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, कहीं कम गंदा आ रहा है, कहीं ऐसा पानी आ रहा है कि लोगों को पता नहीं लग रहा कि गंदा पानी है, लेकिन गंदा पानी सब लोग पी रहे हैं। और ये जो है इतना ख़तरनाक सूरत हाल है कि हज़ारों की तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में अमवात हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, हेपेटाइटिस फैल रहा है, बड़ी ख़तरनाक भयानक किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं। फिर आप ये देखिए कि पूरा जो सीवरेज सिस्टम है, जो बरसाती नाले हमारे कराची में होते थे, पूरा सीवरेज सिस्टम इन्होंने बरसाती नालों में डाल दिया है अपनी आसानी की खातिर। पहले ये बरसाती नाले खुश्क होते थे, सिर्फ बरसात में चलते थे, लेकिन अब चूँकि सारा सिस्टम सीवरेज का इसमें है, तो जो भी पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में हो सकता है, इसके नतीजे में जो बदबू है और जो गैसेस निकल रही हैं उससे वो सारे माशरे में फैल रही हैं। फिर इन्हीं नालों में लोग कचरा फेंक रहे हैं। क्यों कचरा फेंक रहे हैं? कि कचरा उठाने का निज़ाम जो है वो उसूलन तो बल्दियात के पास होना चाहिए, लेकिन हुआ ये कि सिंध गवर्नमेंट ने एक ख़ास प्लानिंग के तहत कराची के तमाम इदारे अपने कब्ज़े में किए। उनमें मास्टर प्लान डिपार्टमेंट कब्ज़े में किया, उसकी मास्टर प्लान अथॉरिटी बना दी, सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी। इन्होंने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कराची की थी उसको कब्ज़े में किया, उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। इन्होंने जो सैनिटेशन का पूरा महकमा था, निज़ाम था, वो बल्दियात से लिया और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। इन्होंने वाटर बोर्ड को अपने कब्जे में लिया और वाटर बोर्ड इनके मातहत आ गया। सही है ना, चलिए जी आ गया। अब हमारी जद्दोजहद के नतीजे में इतना हुआ कि साहब चेयरमैन जो है वाटर बोर्ड का मेयर साहब बन गए, लेकिन मैंने आपको सूरत हाल बता दी। अच्छा, ये सूरत हाल इसके बावजूद है कि वाटर बोर्ड $1.6 बिलियन का कर्जा ले रहा है मुख्तलिफ बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से। सही है ना, और वो ले किस काम के लिए रहे कि इस पूरे सिस्टम को ठीक करेगा। लेकिन बदकिस्मती की उसके लिए बकायदा सलाउद्दीन साहब को रखा है इन्होंने, सलाउद्दीन साहब को रखा है, उसको वाटर बोर्ड को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वर्ल्ड बैंक की फरमाइश पर उस बोर्ड का कॉर्पोरेशन बना दिया गया। वाटर बोर्ड का सीईओ है सलाउद्दीन साहब। अभी मैंने उनसे मीटिंग भी की थी 9 टाउन चेयरमैन के साथ जाकर, उनके साथ में जो जमात इस्लामी के हैं। तो लेकिन भयानक सूरत हाल ये, मैंने उनसे कहा कि टाउन चेयरमैन को नहीं पता कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, यूसी चेयरमैन को नहीं पता, जो ग्रास रूट पे है, जिसको पता है मसले क्या है, पानी किस तरह आप पहुँचाएंगे, गटर का निज़ाम आप कैसे ठीक करेंगे, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और जिसके नतीजे में मुझे डर ये है कि ये $1.6 बिलियन आ रहे हैं और जो तकरीबन 2.5 खरब रुपए बनते हैं, 2.5 खरब रुपए, तो डर ये है कि सारा का सारा पैसा ज़ाया चले जाएगा और मुख्तलिफ कंसल्टेंसीज के नाम पर कि ये कंसल्टेंसी वो ये एक बड़ा ड्रामा शुरू हो गया है। कोई काम 4 पैसे, अभी क्लिक के नाम से एक महकमा कराची में बना हुआ है, वो बदनाम तरीन महकमा है। 67 अरब रुपया उसने लिया कर्जा, उसने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है, ठीक है ना, और उसने भी कंसल्टेंसी के नाम पर इतने सारे इदारों को हायर कर लिया है और $मिलियन ऑफ इनको कंसल्टेंसी के नाम पे मुख्तलिफ इदारों को दे रहे हैं। लेकिन क्लिक जो काम कर रहा है, आप अंदाज़ा कीजिए कि सड़कों पर जो गुज़िश्ता साल उसने पैचेस लगाए, 4 अरब रुपये खर्च किए उसके ऊपर, लेकिन ना वो पैच बाकी रहे, ना वो जगह बाकी रही कि वो पैच कहाँ लगा, कहाँ गायब हुआ, सारा पैसा ज़ाय हो रहा है। इसी तरीके से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध हुकूमत के पास है, लेकिन हमारी कोशिश के नतीजे में कराची चैप्टर, कराची डिवीज़न जो है उसका चेयरमैन उन्हें मेयर कराची को बना दिया। लेकिन पूरी कराची में जो बदतरीन हाल है,
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर जितना पैसा खाया जा रहा है, पूरे कराची में गलाजत कचरे के अंबार हैं, लोग कचरा नालों के अंदर फेंक रहे हैं, कचरा उठाने का कोई इंतजाम नहीं है। क्यों कि ये सारा का सारा ठेका इन्होंने चाइनीज़ कंपनी, फलानी कंपनी के नाम पर प्राइवेटाइज कर दिया है। और वो प्राइवेट कंपनियां क्या जुल्म कर रही हैं, वो इन सबसे मिली भगत के साथ कि जहाँ पर 200 आदमी रखने चाहिए वहाँ 20 आदमी रखे हुए हैं। और वो 20 आदमी भी कौन है, वो डेली वेजेस पे आते हैं। आप देखते हो कि सड़कों पर कमज़ोर सी बेचारी औरतें या बेचारे बूढ़े बूढ़े मर्द वो खड़े होते हैं, झाड़ू, जिनको झाड़ू ना देने आती है, ना उनमें दम है ना ताकत है, उनको 500 रुपये रोजाना की बुनियाद पर ये लेकर आते हैं। और जब कभी कोई तमाशा दिखाना होता है तो 10-20 लोग खड़े कर देते हैं। आपने देखा होगा अभी जो बरसात हुई थी, उन बरसात में ये लोग बेलचों से पानी निकाल रहे थे, यानी तमाशा दिखाने के लिए कि जी हम काम कर रहे हैं। बेलचों से, यानी पानी भरा है सड़क पे और बेलचों से पानी ट्रॉली में भर रहे हैं। मतलब कोई अकल काम करती है कि क्या काम कर रहे हैं। गलियों से स्वीपिंग का निज़ाम पूरा ख़त्म हो गया है, वहाँ कचरा भरा हुआ है। तो इस वक्त जो ये भयानक सूरत हाल सीवरेज के हवाले से ख़ास तौर से, और इसी तरीके से जो इसकी सॉलिड वेस्ट के हवाले से है। और एक और इम्पॉर्टेंट तरीन बात आपको बताऊं कि देखिए इस पूरे निज़ाम के अंदर जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो क्या, वो ये कि ट्रीटमेंट प्लांट्स लगते हैं, ठीक है ना। कराची के अंदर 3 ट्रीटमेंट प्लांट्स का प्रोविज़न था कराची के अंदर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जो हमारा महमूदाबाद का ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पर बनना था या बना हुआ है अभी, छोटा सा वो रह गया है, उसके साथ 85 एकड़ ज़मीन थी जहाँ पर पूरा उसका सिस्टम कायम होना था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या किया कि जो लाइन ज़रिया प्रोजेक्ट था जहाँ पर उसको डेवलप करना था, उसकी आबादी को इस बहाने से कि साहब इसको आर्जी तौर पर हम यहाँ बिठा रहे हैं, वहाँ लाकर बिठाया और पूरी ज़मीनों पर वहाँ कब्जा करा दिया। तो अब ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये ज़ीरो हो गया, ज़ाहिर बन ही नहीं सकता। और तो पक्की सड़कें बन गई, पक्के घर बन गए, घर बिक रहे हैं, अब तो वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से S3 जो ये सीवरेज का मंसूबा है, ये बरस से पेंडिंग है। सिंध हुकूमत उसके लिए पैसा रखती ही नहीं है। यानी अगर फर्ज कीजिए उसमें 50 मिलियन रुपए खर्च हो रहे हैं या 100 मिलियन रुपए, तो उसके लिए 2 मिलियन रुपए रख देंगे या 1 मिलियन, सिर्फ टोकन अमाउंट रखते हैं जिससे वो पूरे नहीं हो पाते, जो कि K4 के साथ कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है भयानक। तो कराची में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन है जो एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहा है। आप देखिए कि गली मोहल्लों के अंदर, गली मोहल्लों में इन्होंने स्प्रे पेंटिंग की दुकानें खोल रखी। जी बिल्कुल, सही है ना। और पता होगा आप लोगों को भी, गुज़िश्ता दिनों मैं खुद इस यूसी का चेयरमैन भी हूँ, हमारे ई मार्केट है और छोटी छोटी तारीख रोड है, इन पे आप सोचिए घनी आबादियाँ हैं, यानी उन दुकानों के ऊपर घर है मौजूद, फ्लैट्स हैं। अब नीचे ये एयर स्प्रे और स्प्रे पेंटिंग हो रही है, उसमें से थिनर और दूसरे केमिकल्स उड़ते हैं। तो एक तो जो बेचारे लोग ये काम कर रहे हैं उनकी अमवात हो रही है इसके नतीजे में, दूसरे जो लोग उन घरों के अंदर रह रहे हैं वो बेचारे मुख्तलिफ दमे में और कैंसर और कैसे कैसे अमराज का शिकार हो रहे हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पूरा कराची का सिस्टम जो है बर्बाद हो गया है बदतरीन। और कर ये रहे हैं कि ना अहल तरीन लोगों को, करप्ट तरीन लोगों को, जाली भर्तियों के जरिए लोगों को लाकर मुख्तलिफ इदारों में बिठा रहे हैं। ऐसे लोगों को इदारों में बिठा रहे हैं 19-19 ग्रेड में, 18 ग्रेड में, कि उनसे क्या है आप अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख के दिखा दें, वो अपने डिपार्टमेंट का नाम। अभी कोर्ट में गुज़िश्ता दिनों हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्होंने लगा दिया था रजिस्ट्रार। उन्होंने बुलाया कि भाई आप आइए, आप किस ग्रेड के अंदर है? उन्होंने कहा जी 19 ग्रेड में। उन्होंने कहा अपने महकमे का नाम लिख के बताइए क्या है, वो नाम नहीं लिख सके। ये हाल है, इसलिए बाहर के इसको अच्छा है आज आपने प्रोग्राम रखा है, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने इसी प्रोग्राम में IRD के चीफ मेरे साथ थे इस प्रोग्राम में, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा यार ये सही है, करप्शन तो ठीक है, लेकिन कभी इनसे ये पूछा आपने कि ये जो डॉक्टर्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, पोलियो के, टाइफॉइड के, इनकी डिग्रियां किसी ने चेक करी इन डॉक्टर्स की जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं? तो मैं बता रहा हूँ ना, महकमे सेहत की सूरत हाल जो है ना, मतलब आप भी ट्रस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के डॉक्टरों पे, ऐसी सूरत हाल हुई है। इसके अलावा JPMC यानी जिना, एक ज़माने में जिना हॉस्पिटल में जो CSP डॉक्टर जो CSS पास करता था, वो डॉक्टर जिना अस्पताल में उसको मुलाजमत मिलती। अभी सूरत हाल ये है कि इन्होंने 72 साल, 73 साल, 70 साल के लोगों को JPMC यानी जिना अस्पताल में रिक्रूट कर लिया है। डाउ यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है, और ये लोग आते ही नहीं है। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त सिंध हुकूमत में ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो घर बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं। अब देखिए इस वक्त ये सबसे खतरनाक काम ये कर रहे हैं कि जितने भी इदारे हैं उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे हर इदारे का बेड़ागर्क कर रहे हैं और अपने चाहने वालों को दिए चले जा रहे हैं। आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर
उन्होंने मेडिकल स्टोर बनाने की इजाजत दे दी बगैर किसी से पूछे, बगैर सिविल अस्पताल में बने हुए कोरंगी का जो 5 नंबर वाला अस्पताल है उसके अंदर बनी हुई कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज जो नेमतुल्लाह खान साहब ने अपने ज़माने में बनाया था। कराची में एक ही कार्डियोवैस्कुलर अस्पताल था, नेमतुल्लाह खान साहब ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज बनाया। अब इन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, अब ना वहाँ एंजियोग्राफी हो रही है, ना एंजियोप्लास्टी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि उसका आधा हिस्सा जो है इन्होंने उठा के एक अपने जानने वाले को नर्सिंग स्कूल के नाम पे दे दिया। 2.5 लाख रुपए, यानी 2-3 बिल्डिंग उसकी शानदार बनी हुई है। और सुना है मुर्तजा वहाब की कोई कजन है, उनके दोस्त हैं, बहुत करीबी, उन्हीं को ये जो अब्बासी अस्पताल है, सुना है उसके जो वो दुकानें बन रही हैं वो भी उन्हीं को दी हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का खूबसूरत नाम इस्तेमाल करके और सारे जो है महकमे इदारे हैं इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर खलील अहमद साहब से बात करेंगे कि जनाब वो जो है सैफुद्दीन साहब ने जो गुफ्तगू की उसके बारे में वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, और गवर्नमेंट का क्या वर्जन है, और गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी है, क्या इन्फोर्समेंट एक्शन है, इन तमाम चीज़ों के लिए। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम अगेन। तो आप बताएं कि आप हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीपा में डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल हैं, दिलशाद साहब। जी जी। तो दिलशाद साहब ये बताइए इस वक्त क्या सूरत है, सीपा क्या इन्फोर्समेंट एक्शन लेता है? सीपा के लिए भी जाहिर बात है कोई ना कोई रुकावटें होंगी जो आपको काम करने में दुश्वारियाँ पैदा होती होंगी, वो भी ज़रा कुछ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। होता है जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे एक मौका दिया कि मैं बस ये एक नेशनल कॉज है हमारा, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी तरह से मसाइल सही। देखिए, गवर्नमेंट अपने तौर पे स्ट्रगल कर रही है, काम कर रही है। असल जो हमारे हिंड्रेंस या हर्डल्स आते हैं वो रिसोर्सेज की तरफ से आ जाते हैं। मैन पावर भी है, रिसोर्सेज भी हैं। अब मैन पावर की तरफ मैं आपको बता दूं कि अभी रिक्रूटमेंट हुई थी जिसको हुकूमत ने नन एंड वाइट कर दिया 5-5.5 हज़ार, तो वहाँ पर हम दोबारा वहीं ज़ीरो की तरफ आ गए। फंड्स आपको पता है कि हमेशा से पाकिस्तान का मसला रहा है। अब एनवायरनमेंट के हवाले से आप बात करें कि तो देखें, डोमेस्टिक एफ्लुएंट जो ट्रीट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, जिसके लिए 3 ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे हुए हैं, मगर बदकिस्मती से वो गैर फाल है। एक 2018 में जुडिशल वाटर कमीशन एक बना था जिसमें जस्टिस हानी साहब ने बहुत काम किया था। बाद में वो बेंच डिसॉल्व कर दी गई थी, पता है आपको? जी, मुस्लिम हानी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज। तो उनकी काविशों से जो हमारा TP1 था, जो मारीपुर ट्रीटमेंट प्लांट था, वो फंक्शनल हो गया था काफ़ी हद तक, और अभी भी फंक्शनल है। अभी मुझे स्टेटस उसका नहीं पता कि वो कितने % वो ट्रीट कर रहा है, मगर वो अभी फिर भी कुछ ना कुछ ट्रीट करके ट्रीटमेंट कर रहा है वो। दूसरी बात देखें, दूसरे सेक्टर्स की तरफ आ जाते हैं तो वो है प्राइवेट सेक्टर्स, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका एफ्लुएंट भी डिस्चार्ज होता है। बिल्कुल, काटी में जैसे बना हुआ है। जी जी गुलजार फिरोज साहब, देखिए जी जी जी, अलग अलग इलाकों के एसोसिएशन काम कर रहे हैं, उनको UNEP की भी फंडिंग है, और जी जी वो कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कर रहे हैं। जिन्होंने फायर ब्रिगेड स्टेशन अपना उन्होंने सबने लगाया, फिर सड़कों की तामीर है, स्ट्रीट उसका तो फंड मिलता है काइट को, जी, जी, जो सिंध हुकूमत देती है। जी जी, उसमें भी उनको पता है कि क्या मामला चलते हैं। तो उसमें भी काफ़ी हमारी इन्फोर्समेंट से तकरीबन अराउंड 200 से 300 यूनिट्स ने अपनी ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किए, जो बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, और हमने केसेस भी ट्रिब्यूनल में जो हमारी स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर हमने उनके खिलाफ केस दाखिल किया था, और हमारी काविशों से उन्होंने भी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। अब रही बात वेस्ट की भी मैं आपको बताऊं कि 2 कैटेगरी होती है, एक हैज़ार्डियस और एक नॉन हैज़ार्डियस। और हैज़ार्डियस में अगर आप फर्दर उसको क्लासिफिकेशन करें तो एक केमिकल वेस्ट होता है और एक इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से जनरेट होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट अभी हम केमिकल वेस्ट की बात कर रहे थे कि कासिम टेक्सटाइल। जी जी जी, तो अभी सिर्फ कासिम टेक्सटाइल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट इसी तरह से फेंक देती है, उससे बच्चे खेल रहे होते हैं। देखिए, हमारी स्ट्रिक्ट उस पर कंप्लाइंस होती है, और क्वार्टरली हाफ ईयरली बेसिस पर वो हमें अपनी रिपोर्ट भी जमा कराते हैं। पहले कराची में सिर्फ एक KMC का इंसिनरेटर प्लांट होता था मेवा शाह में, जो हैज़ार्डियस सब्सटेंस जो आपके सबसे खतरनाक जो हॉस्पिटल के वेस्ट होते हैं, हाँ, वो उसकी SOP ये है कि उसको हाई टेम्परेचर पे आप साइंटिफिक वे में इंसिनरेट करेंगे, उसको बर्न करके उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे वो। तो
जिस तरह आपको पता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम हॉस्पिटल्स की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो इस जो केएमसी का जो इंसिनरेटर प्लांट था वो बहुत महदूद हो, मतलब कि इंसिनरेट करा था। तो रिसेंटली हमने तकरीबन 8 से 11 इंसिनरेटर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स ने भी इंस्टॉल इंस्टॉल है। किए, बिल्कुल बड़े हाँ, जो हमारे हाँ, टैरिशरी केयर हॉस्पिटल जी में जी जी, अपने हाँ प्लांट लगाए हाँ हैं। हाँ लगाए। आग खान का अपना प्लांट है जो वहाँ हाईवे की तरफ है, और दूसरा जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो इन इंसिनरेटर प्लांट्स को हायर करते हैं और इनसे अपनी जो भी जी, फुजला होती है उसको वो ट्रीट करते हैं। अब आपको पता है कि हर्डल्स हर जगह होते हैं। जी बिल्कुल। तो हाँ ये इसमें हर्डल्स क्या हैं जो डायरेक्टली केमिकल जो है वो जा रहा है उसमें आपकी सीवरेज लाइंस में? ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारी मैरीन लाइफ जो है तबाह हो गई है। अक्सर मैं देखता हूँ कि समंदर के किनारे मछलियाँ मरी हुई पड़ी हुई होती हैं। नहीं, आप बेशक आपने देखा होगा, मैं इसे इनकार नहीं करता। जो हमारे इवन तारिक जमील साहब हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द केपीटी, उनसे मेरी एक बार डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि तकरीबन 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं इसी भिटशा केमाड़ी इस एरिया के जो कि समंदर के नज़दीकी एरिया है जिनको स्किन कैंसर हुआ है। और स्किन कैंसर की वजह क्या है? वही समंदरी पानी के हलवा को समंदर के पानी वगैरह में वो खेलते हैं। ये चेयरमैन केपीटी के बयान दे रहा हूँ, साबिक चेयरमैन केपीटी। सर देखिए, जो अगर आप डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, जो एफ्लुएंट जी सी साइड पे डिस्चार्ज हो रहा है, उस पे अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इंडस्ट्रीज से ज़्यादा डोमेस्टिक का होगा। डोमेस्टिक का हाँ ज़्यादा है। हाँ, अच्छा। डोमेस्टिक का ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि देखिए, केमिकल इतना खतरनाक टॉक्सिक नहीं होता जितना माइक्रोबियल टॉक्सिक होता है। अच्छा। वियतनाम जंग में आपने खुद देखा होगा कि अमेरिकन्स ने केमिकल वेपन्स तो यूज़ ही नहीं किया था, बिल्कुल। माइक्रोबियल वेपन्स उन्होंने यूज़ किया था, और सेकेंडों में मिनटों में वो अपने मतलब कि जंग को वो जीत गए थे। तो असल जो हमें थ्रेड है, केमिकल भी है थ्रेड, इससे इनकार नहीं है, मगर एज कम्पेयर टू केमिकल माइक्रोबियल ज़्यादा खतरनाक है। और डिस्चार्ज भी जो आपका पूरा एफ्लुएंट जो तकरीबन 70-80% जो पूरे कराची का जो है, जो अराउंड मेरे ख्याल से 500 MGD के करीब है, 500 MGD, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, वो डायरेक्ट आपके डिस्चार्ज हो रहा है सी पे। अभी इन्होंने तकरीबन SB4 भी का भी इनका प्रोजेक्ट पाइपलाइन पर है, मगर आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ ज़मीन की इंक्रोचमेंट है और दूसरे इश्यूज़ की वजह से उस प्रोजेक्ट्स को वो कोरंगी की तरफ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, इंक्रोचमेंट है, फंड्स का मसला है, इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ सीपा कोऑर्डिनेशन की इन्फोर्समेंट के बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों के अपने ख्यालात है कि सीपा की इन्फोर्समेंट बहुत वीक है, बहुत वीक है? नहीं, देखिए, हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं। अब आप खुद देखेंगे, पूरे सिंध में हमारे पास 20 इंस्पेक्टर हैं। 20 इंस्पेक्टर पूरे हाँ, सिंध के पूरे लिए? सिंध में अच्छा। अराउंड तकरीबन 10 डिप्टी डायरेक्टर हैं, 4 डायरेक्टर हैं। सही। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, आप खुद आप बताएं। अपने तौर पे हम अपनी कोशिश ये करते सारे हैं। रेगुलेटर्स का यही हाल है। मैंने अभी यहाँ पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन के सीईओ आए थे मेरे पास, डॉक्टर एहसान कबीर जी, वो भी यही बात कहते हैं हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, तो मैं काम कैसे करूं? मैं क्वेकरी के खिलाफ खात्मा क्वेकरी का नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकते? ये मेरे पास कितने लोग हैं? मेरे पास 10 लोग हैं एंटी क्वेकरी के। वो 10 लोग आपके ख्याल में पूरे सिंध से क्या क्वेकरी को ख़त्म कर सकते हैं? तो आप इस बारे में सैफुद्दीन साहब बताएं कि फिर ये इदारे बनाए क्यों गए जब इनको पास स्टाफ नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, तो ये खात्मा किस तरह से करेंगे, अपना काम कैसे करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त जो भी हमारी बिलखसूस सिंध हुकूमत है ना, वो इस वक्त एक रिस्क है हमारे लिए, कराची के लिए, ख़ास तौर से कराची के लिए, इवन सिंध के लिए भी। देखिए, वो जिम्मेदारी से काम नहीं, उसको वो इसकी इन चीज़ों की जिम्मेदारी ले ही नहीं रही। उसके नज़दीक इन चीज़ों का कोई मसला ही नहीं है। मसलन कराची में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस वक्त ये काम कर रही है कि पूरी कराची में नाजायज़ कंस्ट्रक्शन कराओ, ठीक है ना। अब इस नाजायज़ कंस्ट्रक्शन के नतीजे में कराची में एक इर्रिवर्सिबल लॉ, देखें, एक तो होता है ना रिवर्सिबल आपका लॉस है कि भाई सड़क नहीं बनी तो बन जाएगी, गटर अगर बह गया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक इर्रिवर्सिबल लॉस है। वो क्या है कि जब बिल्डिंग बन जाएगी, इलीगल बिल्डिंग बन जाएगी, तो वो तो फिर नहीं ख़त्म होगी, लोग रहने लगेंगे। हर गली मोहल्ले में जब ये इतनी सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, एक घर की जगह 50-50, 20-20 घर बन रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? पानी की कमी, गैस की कमी, सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो रहा है, हर जगह गटर, हर जगह गटर बह रहे हैं, पानी के साथ गटर मिल गया, एक गंद गलाजत फैली हुई है। और उस सबको सपोर्ट कौन कर रहा है? माशाल्लाह हमारे जो अफसरान कर रहे हैं। तो देखिए, भर्तियाँ ये अभी फरमा रहे थे दिलशाद भाईजान हमारे, भर्तियाँ मैं कहता हूँ कि आप
400 नहीं 4000 कर ले, 4 लाख कर ले, फिर भी काम लेकिन जो भर्तियां कर रहे हैं वो भर्तियां हैं क्या? है क्या? वो किन लोगों की भर्तियां कर रहे हैं? वो भर्तियां कर रहे हैं जाली मिसाइल बनाने वालों की, वो कर रहे हैं पैसे लेके भर्तियां, वो कर रहे हैं सियासी बुनियाद पर भर्तियां, वो इंटीरियर से भर्तियां करके कराची में पोस्ट कर देते हैं उनको, फिर वहाँ पोस्टें खाली हो जाती हैं, फिर वहाँ भर्ती करते हैं, फिर मुस्तकिल ये सिलसिला चल रहा है। उसके नतीजे पूरी कराची का निज़ाम तिलपट हो गया है। जो लोग कराची में इस वक्त इस नीयत से भर्ती होकर आ रहे हैं कि हमें पैसा कमा रहे हैं, वो कैसे इस काम को करेंगे? देखिए अब ये बेचारे ज़ाहिर है अपना काम करते हैं, महकमा है, और ये ईमानदारी से काम करने की कोशिश भी करें, लेकिन इनके सामने जो देव खड़े हुए हैं जो इनके रास्ते में, ये उनका कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए हम मुंतखब नुमाइंदे होते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम KMC का जो इजलास होता है उसमें शोर मचाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, मैं चेयरमैन हूँ यहाँ का UC का, एक बिल्डिंग को मैं नहीं रुकवा सकता जो इलीगल बन रही है। कोर्टों में केस हो रहे हैं, अखबारों में इश्तिहार छप रहे हैं, ये इलीगल बिल्डिंग बन रही है, इस पे फ्लैट ना लेना सबको। लेकिन भाई सर एक बात और बताऊं, एग्जाम में EIE हो जाए, एनवायरमेंटल असेसमेंट के, जब कोई भी बड़ी बिल्डिंग या कोई प्लांट या प्रोजेक्ट होता था तो उसकी एनवायरमेंटल असेसमेंट होती थी। अभी देखिए मैं ये लेकर आ अब गया, वो होना खत्म हो गया है। नहीं सर, अभी भी होती है और उसमें बकायदा पब्लिक पार्टिसिपेशंस होती हैं और बकायदा, लेकिन वो डमी होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं इस बात का गवाह हूं कि वो ऐसे अखबारात में इश्तार छपाया जाता है, जो अखबार जो है वो छपते हैं 2-4 कॉपियां, सिर्फ इससे इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, ना वेबसाइट पे होता है कि जो लोग कराची से मोहब्बत करते हैं और इस तरह की हियरिंग्स में जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता कितना हियरिंग हो रही है। और बाकायदा से जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों को ला के बिठा दिया जाता है कि भाई क्राउड है, और उसके अंदर जो उसको मंजूर करवा दिया जाता है। कि ऐसा ही मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा वाकया है। हियरिंग हुई थी, एक बिल्डिंग बनना थी मैरिट होटल के बराबर में, उसमें लांगा साहब जो थे वो हेड कर रहे थे, और एक कंपनी है उसको उसकी एनवायरमेंट असेसमेंट जो एक बड़ी मशहूर कंपनी ने की थी, नाम मैं उसका बहरहाल नहीं लूँगा, लेकिन उसमें ये सारा सिलसिला था। उसमें आपके जब मैंने बहस सहाफ़ी मैंने उनसे सवाल पूछा, हम डॉन की रिपोर्टर ने भी सवाल पूछा, तो डॉन की रिपोर्टर थी, उनको उन्होंने कहा लांगा साहब ने कि जी बीबी आप कोर्ट में चली जाएं। भाई सहाफ़ी का काम ये नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर चला जाए, हमारी किसी के साथ दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन जहाँ कोई गलत होगा मैं कहूँगा ये जो भी सहाफ़ी को पॉइंट आउट करेगा जी ये चीज़ गलत हो रही है। नहीं देखिए, पॉइंट आउट करना अच्छी बात है, और जो इदारे हैं उनका भी काम है कि वो जो पॉइंट आउट करें उनको मुतमईन करें, उनको कन्विंस करें, उनको सेटिस्फाई करें। सर जो आपने कहा कि डमी अखबारों में या इश्तार के भाई यही होने, सर ये कोर्ट के बकायदा डायरेक्शंस है कि जो लीडिंग न्यूज़पेपर है वहाँ आप करेंगे। और अब तो हमारी पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक हियरिंग जो होती है ऑन साइट होती है, कि जहाँ प्रोजेक्ट है हो रहा है वहीं हम पब्लिक हियरिंग करते हैं, ताकि जो सराउंडिंग के लोग हैं उनके हम जो अच्छी बात है जो भी है, और ये आज से नहीं तकरीबन 3-4 साल से सर ऐसी प्रैक्टिस हो रही है। बहरहाल मैंने 2 साल पहले खुद अटेंड किया बीच जगजीत होटल के अंदर, मैंने प्रोजेक्ट भी बता दिया आपको, और वो प्रोजेक्ट जो है अब वो दूसरे पार्टी को भेज दिया गया। अब ये भी बताऊं आपको, जो बिल्डिंग वहाँ तामीर की जा रही है ये रेड जोन है, रेड जोन में हाई राइज बिल्डिंग पर पाबंदी है, लेकिन आप रेड जोन में देख लें कि इस वक्त 3-4 बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। रियाज मलिक साहब की भी बिल्डिंग गालिबन बन रही है, ये कराची क्लब के अंदर के साथ ही जो है बन रही है बिल्डिंग, देखा होगा बिल्कुल सामने। हाँ जी बिल्कुल, वो सामने तो बनी है, वो भी यही है, और इधर भी बन रही है, यानी कि साथ, यानी कि जो रोड क्लिफ्टन को जा रहा है ना उस साइड के ऊपर आप देखें भाई। अभी ये देखिए नर्सरी पे कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, आपने भी देखी होगी, जहाँ नर्सरी का एक स्टॉप है, जी, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। भाई इसके लिए पानी कहाँ से आएगा, इसका सीवरेज का सिस्टम, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बेहतर नहीं किया, और आपने इतनी बड़ी ह्यूज 4-5 हज़ार गज पे वो जगह है उस पर बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दे दी। जहाँ नस्ला टावर टूटा है, अभी उसके बराबर में आप देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, वो बन रही है। फिर आप जो अभी बात कर रहे थे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस कराची के अंदर जो एयर पोल्यूशन है, अभी मैं ये पढ़ रहा था, अर्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ये है, इनकी रिपोर्ट इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबकी रिपोर्ट्स को वो किया है कंपाइल करके। वो कहते हैं कि कराची में और यहाँ पर लाहौर में, आपको पता है कि हाईएस्ट पॉल्यूशन है पूरी दुनिया के अंदर जी, कभी कराची आगे होता है, कभी लाहौर आगे हो जाता है। वो कहते हैं यहाँ के लोगों की ज़िंदगी 5 साल वैसी कम हो जाती है इस एयर पॉल्यूशन की वजह से। अच्छा, और एयर पॉल्यूशन का आप सोचिए कि एयर पॉल्यूशन का बड़ा अहम तरीन ताल्लुक ट्रांसपोर्ट से हमारी है ना, सही है।
ट्रांसपोर्ट कराची के अंदर क्या चल रही है आप अंदाजा कीजिए। सर चिंचियां 4 स्ट्रोक रिक्शे अभी तक चल रहे हैं, नहीं बढ़ रहे इन पर हैं, पाबंदी है, बढ़ आप रहे हैं। रिक्शाओं की तादाद कराची में रिक्शे देखें की भाई, रोड ब्लॉक हो जाता है। रोड ब्लॉक है, हर नुक्कड़ में आप जाके देखें, चिंचियां कराची में जी, जी। हजारों की तादाद में चल रही हैं। उन्हें ट्रांसपोर्ट सिस्टम तबाह कर दिया है कराची का नहीं तो जनाब। और उनके पास बाकायदा बसों के मतलब वो जो नंबर है ना हाँ। वैगनों के, वो या। नंबर तक हैं, और बहुत सारे रिक्शों पे तो उनका नंबर भी नहीं नहीं होता है कि खुदा नंबर। ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, कार ढूंढेंगे किसके रिक्शे में चिंचिया खातून या कोई बच्चा गायब अगवा हो गया। चिंची जी, मैं की ब्रेक के बाद जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर अरसलान सिद्दीकी साहब से बात करेंगे जो अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं अपने तौर पर। जी जी, अरसलान सिद्दीकी साहब सीनियर प्रोड्यूसर है जनाब एक न्यूज़ चैनल में ये, और ये अमली तौर पर एक काम कर रहे हैं कि खुद ये दरख्त लगाने का काम, अर्बन फॉरेस्ट वगैरह बना रहे हैं। तो ये इस तमाम मनाजरे को, सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं, और आपने अर्बन फॉरेस्ट बनाने का जो फैसला किया है वो क्यों किया है, और क्या कुछ अब इस वक्त इस कराची शहर के लिए आप कर चुके हैं, और आप मजीद क्या करना चाहते हैं, अपने प्लान्स बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमरान आपका शुक्रिया। खुशी हुई कि कराची के मसाइल पे एक आपने टॉपिक रखा, और कराची के मसाइल में एनवायरनमेंट बहुत सबसे अहम बड़ा है जी। मसला। अच्छा, सरफराज साहब ने, दिलशाद साहब ने गुफ्तगू की, मैं सुन रहा था, और बतौर सहाफ़ी हम रोज़ाना ये जी, सुनते जी, आते हैं, और पॉलिटिकल लोगों की गुफ्तगू, गवर्नमेंट ऑफिशर्स की गुफ्तगू, ब्यूरोक्रेसी की गुफ्तगू, ये सारा हमारा रोज़ का रूटीन है। जी। अच्छा, मैं अपने पिछले 22 साल सहाफ़ती दौर में ये सब देखता आया हूँ, रिपोर्टिंग का दौर, प्रोडक्शन का दौर, सारे अदवार में हम यही देखते आए कि बातें सुन रहे हैं, काम कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, इल्ज़ामात एक दूसरे पे डलते हैं, हमारा एक रविश बन चुकी है, हमारे एक निज़ाम की और हमारे एक माशरे की एक रविश बन चुकी है कि हमारा सिर्फ बाहर का माहौल आलूदा नहीं है, हम अंदर से भी आलूदा हो चुके हैं। जी बिल्कुल, हमारे लेकिन जब अंदर बाहर भी- की आलूदगी असरअंदाज हुई है ना, तो अब जब भी तो आलूदा मेरे होगी। ख्याल से ये उलट है। आपके गिर्द अगर सर्दी ज्यादा होगी तो आप, अगर गर्मी ज्यादा होगी फिर असरात तो मुरतब होंगे ना मुरतब सरान होंगे, साहब। बिल्कुल। तो हुआ यह है कि चाहे हमारी अब ये आलूदगी जो माहौल को नेगेटिविटी मिली, है, ये कोई बचपन से तो हाँ। कोई अपने साथ या। माँ के पेट से तो नहीं, लेके पैदा नहीं, नहीं भाई। ये हमारा एक माशरा माहौल, बन गया हमने आलूदा। एटीट्यूड लोगों के देखे तो रवैयों में तब्दीली आ गई, इस वक्त तब्दीली आ हर गई। शख्स चिड़चिड़ा अब हुआ है, हम- डिप्रेशन का शिकार है। इमरान इस साहब, वक्त- हम कहते हैं ये डबल स्टैंडर्ड हम हो गए। तो हमने क्या सोचा, मैंने बतौर सहाफ़ी हमेशा मैं सोचता था कि कुछ करना चाहिए खुद से, क्योंकि हम कब तक किसी को इल्ज़ाम दें, हमारी भी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैंने अपने बारे में मैं बात करता हूँ, जब मैं अपने जर्नलिस्टिक अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा होता हूँ, तो मैं अपने आप से बहुत सारे सवाल कर रहा होता हूँ कि मेरा किरदार क्या है, मैं खुद से क्या कर रहा हूँ। बतौर इंसान मैं पैदा हुआ हूँ, इसी माशरे में पैदा हुआ हूँ, मेरा अपना भी तो किरदार है। जैसे कि अभी बात की दिलशाद भाई ने कि प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास कितने डिप्टी डायरेक्टर्स हैं? 10 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। उन 10 डिप्टी और डायरेक्टर्स 4 डायरेक्टर्स हैं। अपनी भी तो जिम्मेदारी है। यही लोग, इससे कम लोग कायदे-आज़म के दौर में भी तो थे। पाकिस्तान बना दिया उन लोगों ने। अच्छा, अब पाकिस्तान को हम सही नहीं कर सकते, क्यों? तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैंने अपनी कोशिश की है और कर रहा हूँ, मतलब ये हम करते रहेंगे। तो अर्बन फॉरेस्टेशन का काम सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी समझा मैंने माहौलियात के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ देखें पोल्यूशन जो है वो नॉइस की भी है, वाटर भी पोल्यूटेड है, और हमारे यहाँ लाइट पोल्यूशन जिसको हम काउंट ही नहीं करते, देखते ही नहीं। लाइट पोल्यूशन, आप सितारे नहीं देख सकते। मैं अपने बच्चे को रात को लेट के सितारे नहीं दिखा सकता अब आसमान पे, जो मैं देखा करता था। यानी कि मेरा बच्चा साइंस की उस फील्ड में पीछे रहेगा हमेशा, वो एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता आसमान को, वो देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो लाइट पोल्यूटेड गैलेक्सी नहीं देख सकता। गैलेक्सी क्यों देखेगा? आपने अपने बचपन में सितारे देखे होंगे, क्या आपके बच्चों ने देखे सितारे? गिनते थे ये सितारे, नहीं देखते सर। लाइट पोल्यूशन, आप इन सब चीजों को, अच्छा हम समंदर के किनारे रहते हैं, डैफोडिल्स पोएम भी पढ़ी हमने तो सर। हाँ, पढ़ी है हमने। कराची समंदर के किनारे आबाद शहर है, तो हमारे तीमर के जंगलात सबसे अहम है। अर्बन फॉरेस्टेशन समंदर में भी होना, फॉरेस्टेशन सॉरी समंदर में भी जरूरी है। तो हमें ये करना है, 8 दरख्तों की तवानाई और 8 दरख्तों के बराबर ऑक्सीजन मैं अपनी जिंदगी में कंज्यूम करता हूँ, एक आदमी एवरेज 8 दरख्त। हाँ, 8 दरख्त। तो मेरा फर्ज भी तो बनता है कि मैं 8 दरख्त लगा के मर जाऊं, या मैं ऐसे ही मर जाऊं खा के बस। तो मुझे वापस भी करना है।
तो हम सब, चाहे हम डॉक्टर हों, सहाफ़ी हों, पॉलिटिशियन हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, हमारा फ़र्ज़ है कि हम दरख्त लगाएं, रिटर्न करें एनवायरनमेंट को। environment। ये आपका Give back कमिटमेंट, to- हाँ, कमिटमेंट आपने साथ होना चाहिए। तो ये शऊर बेदार करना है हमें। अच्छा, देखिए इसमें एक चीज़ थोड़ी सी की है। देखिए बात क्या है कि माशरे में जो हाल है ना, उसके नतीजे में ये ख्याल तो बिल्कुल अच्छा ख्याल पैदा होता है कि यार हमें अपना रोल अदा करना चाहिए, हम कब तक इल्ज़ाम लगाएंगे और कब तक हम ये करेंगे। इसके नतीजे में कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सड़कों पे खाने खिला रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कोई मैयत गाड़ियाँ चला रहा है, मैयत जमात गाड़ियाँ इस्लामी खुद लगी हुई है इन कामों के अंदर, बनो काबिल के नाम से। लेकिन मुझे बेरोजगार कर दिया है इन्हें खाना खिलाने लेकिन- वालों ने, और इस तरह से खाना खिला रहे ये- होते हैं, म्यूजिक बज रहा होता है हाँ। और बिना वेटर सर्व कर रहे हैं उनको, वो बड़े ठाट से इमरान बैठे भाई, हैं। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कहीं। कि देखिए ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, कोई तालीम देने की कोशिश कर रहा है, कोई सफाई की कोशिश कर रहा है, कोई समंदर में, भाई बात ये है कि ठीक है, अच्छी बात है, अपनी कोशिश कर रहा है। जी। लेकिन मुझे ये बताइए, हमसे जो टैक्स लिया जाता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है, जो अरबों खरबों रुपए लेती है, जो सारे सरकारी मुलाजमीन की लांगर टेर लगी हुई है, मतलब उसको हम छोड़ दें, मतलब उसको उस पर बात ना करें, हम कहें जी इल्ज़ाम ना लगाओ, ठीक है ना। ऑडिट होना चाहिए। नहीं, ऑडिट क्या, उनसे काम देखें। बात क्या है, हम कौम है भाई, हम एक मुल्क के शहरी हैं, एक आज़ाद मुल्क है हमारा, हमारी कौम है, हम टैक्स देते हैं और कहते हैं टैक्स इज द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। Yes। तो जब हम टैक्स देते हैं तो हमें सिविलाइजेशन चाहिए, मतलब हमारे जो इदारे हैं वो पैसा खा जाएं, वो काम ना करें, वो अब गंदा पानी जो है गटरों में, उसमें गटरों का पानी सीवरेज इसमें डाल दें, नालों में डाल दें, उसका गंदा पानी। अब आप कहें जी ये वहाब साहब ने टैक्स लगा दिए ना, बताएं। मुर्तज़ा बिजली के साहब ने बिल देखे पे कितना बड़ा जुल्म KMC किया का। कि पूरा पाकिस्तान चीख रहा है इन आईपीपी के खिलाफ, और के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी आईपीपी है जो सबसे महंगी बिजली बना रही है, महंगी बिजली बना जिसका दी है। सबसे ज्यादा लाइन लॉसेज है, जी जो बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो है प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन आप देखें क्या किया उन्होंने, उसके आप उठा के पीछे देखिए कितने टैक्स लगे हैं, सुपर टैक्स, सेल्स टैक्स, फर्दर टैक्स, दुनिया। अब मुर्तज़ा वहाब साहब ने उसमें एक और टैक्स जोड़ दिया अपना, अच्छा MUCT के नाम से। उस पर मैं खुद कोर्ट में गया, हाफिज नईम साहब कोर्ट में गए हुए थे, उन्होंने वो कोर्ट में जाके झूठ बोला कि जी हम यूँ करेंगे, वो करेंगे, सिटी काउंसिल से ये अप्रूव कराएंगे, एग्रीमेंट में तब्दीली के। वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट था के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। के इलेक्ट्रिक यानी उल्टा ये तो ये कह रहे हैं कि हम टैक्स लेंगे, उस मुआहदे की रूह से के इलेक्ट्रिक को आधे पैसे जो ये कहते हैं जमा करेंगे हम 4 अरब, तो बजट में शो कर दिए 2 अरब खाली। मैंने उनसे पूछा मुर्तज़ा वहाब साहब से कि साहब आपने तो कहा था 4 अरब जमा करेंगे, शहर में खर्च होंगे, तो ये तो बजट जो आप लेकर आए तो 2 अरब रह गए इसके अंदर। तो हाँ यूँ है वो है। फिर दूसरे मैंने कहा जो एग्रीमेंट आपने किया है, इस एग्रीमेंट की रूह से 50% जो रिकवरी होगी वो तो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को हम दे देंगे, उसके पुराने जो ड्यूज हैं, और फिर इस 50% जो रह जाएगा 7.5% आप दे देंगे उसको सर्विस चार्जेस के तौर पर, और फिर वो बाकी पैसे जो रह जाएंगे वो रनिंग बिल में ले लेंगे। तो आप जो ये शहरियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम ये पैसा कराची पे लगाएंगे, तो पैसा है क्या जो लगेगा, मिलना ही नहीं है आपको। ये तो के इलेक्ट्रिक के, तो बात ये है कि देखें ये सारी बात अपनी जगह अच्छी है। अब मेरे घर के सामने गटर बह रहा है, आप तो बह रहा है तो तुम जमादार को लाओ पकड़ के और सफाई करवा लो, ढकना टूट गया है तो आपके भी ढकना लगवा लो। भाई मैं तो लगवा लूंगा, हम एक दूसरे, अब ठीक है जिम्मेदार शहरी के तौर पर हम मजबूरन भी ये काम करेंगे, लेकिन देखें असल हमारी तवज्जो ये होनी चाहिए, इस मुल्क को अगर आपको ठीक करना है तो आपको जद्दोजहद करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, आपको खड़ा होना Definitely, चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। अब आपको बताता चलूँ कि ये के इलेक्ट्रिक अभी हमने बात की, इंजीनियर्स के इलेक्ट्रिक के सरबराह को इंजीनियर होना चाहिए, ये बायलॉज में है। आपको बताना चलूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उसके क्या सूरत चल रही है कि उसके अंदर तकरीबन 68 के करीब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये जो होते हैं डायरेक्टर्स वो हैं, और वो उन्होंने 20 ग्रेड लिया हुआ है और बहुत उनके शाही अखराजात हैं। इसके अलावा वो लोग बैरूनी ममालिक के ट्रिप्स पे भी जा रहे होते हैं और तमाम मराद भी वो ले रहे हैं। और सूरत ये है कि इस वक्त इस मुल्क में तकरीबन 2 लाख के लगभग इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। एक बच्चा अगर जाए, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जाता है मुझे रजिस्टर करो PEC में, तो उसको अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है, और उसकी फीस जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अपने इन्हीं तमाम कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है। और अभी देखिए IPPs का इशू चला है, लेकिन कहीं मुझे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नज़र नहीं आया, कहीं मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो है वो मुझे कहीं नहीं नजर आया उनका बयान। हालांकि इन लोगों को ये लीड करना चाहिए था कि ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ये 94 में हुए हैं, ये जनाब 94 से शुरू हुए, 94 से शुरू हुए हैं, बेनजीर साहिबा के दौर में 94 पहली से शुरू मर्तबा हुए। हुए थे ये। बिल्कुल या, बिल्कुल। उसके तो बाद- ये सारी जो है वो सूरत-ए-हाल इस वक्त चल रही है। तो अभी मैं अपने इस प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेकर जाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग जो हैं बहैसियत शहरी, हम खुद अपना काम खुद करें, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। जैसे कि अरसलान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हर एक शख्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 8 दरख्त की होती है।
तो कम से कम एक शख्स 8 दरख्त या 8 पौधे तो कोई लगा दे, और हमने खुद प्लांटेशन जो है करनी चाहिए। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त लोग जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं, लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं कि इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है, कि ये हैज़र्डस केमिकल्स जो हैं उनके स्प्रे हो रहे हैं, नीचे दुकान बनी हुई है, ऊपर फ्लैट बने, ऊपर रिहाइश बनी हुई है, लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं। बेतहाशा इस वक्त सड़कों पे हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस जो हैं वो हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस से मुतालिक बीमारी हो रही है। एक बहुत ही नामी गिरामी मैंने कंसल्टेंट से जो थे उनसे उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारी डेथ्स हमारे शहर में वो माहौलियाती आलूदगी की वजह से हो रही है, और हमको तो रीज़न भी नहीं पता कि जनाब उसको कौन सी बीमारी हो गई और वो शख्स जो है वो उसका इंतकाल हो गया। तो मेरी आप तमाम लोगों से, अपने तमाम नाज़रीन से, हुकूमत पाकिस्तान सबसे गुजारिश ये है कि वो बढ़ चढ़कर इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान अपनी 77वीं यौम आज़ादी भी मनाने वाला है, और कम से कम इस 77वीं यौम आज़ादी के अंदर हुकूमत पाकिस्तान भी कुछ सोचे, और इस मुल्क के शहरी भी कुछ सोचें, और बिजनेस कम्युनिटी भी हमारी ये सोचे कि जनाब हमने क्या काम बेहतरी से करना है। और सबसे अहम बात ये जो एडवोकेट सैफुद्दीन साहब ने कही कि टैक्सों का निज़ाम, यानी कि अवाम जो टैक्स अदा कर रही है केएमसी को या चाहे एफबीआर को या जिन इदारों को भी टैक्स दे रही है, क्या वो उनकी दिए हुए टैक्सों की जो इनकम है, जो टैक्स की मद में जो वो दे रहे हैं इन इदारों को, वो क्या वापस यहाँ पे तरक्याती कामों पर लगती है या नहीं लगती, इसका गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए, और इन तमाम चीज़ों के ऑडिट ज़रूर होने चाहिए। अरबों रुपए के टैक्स की वसूली की जाती है, लेकिन उसका अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा, और किसी अच्छे इशू पर बात होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, और आप तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक हो, और इस मुल्क के बारे में सोचें, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान होगा तो डॉलर आएंगे, पाकिस्तान होगा तो खुशहाली होगी, पाकिस्तान होगा ही तो शायद हमें हमारी आने वाली नस्लों को भी अच्छी दिन, राहत, सुकून मैसर हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।